जय हिंद। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद अपने कारनामों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। अभी उसको थोड़ा एक धमकी मिल गया है कि भाई ट्रेलर जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है वो ट्रेलर है। तो थोड़ा हम लोग इजराइल का फिल्म देख लेते हैं। इजराइल ने कैसे कैसे फिल्म आतंकवादियों को दिखाया, जिसमें एक बहुत फेमस उसका ऑपरेशन था, ऑपरेशन थंडरबोल्ट। इसमें क्या हुआ था कि इजराइल का कुछ पैसेंजर को अगवा कर लिया गया। तेल अवीव से एक जहाज उड़ान भरी थी जो फ्रांस की राजधानी पेरिस जा रही थी, लेकिन जब वो एथेंस से उड़ान भरी एक बार फ्यूल भर के ड्रॉप करके, तो उसे हाईजैकरों ने हाईजैक कर लिया और इन हाईजैकरों ने उन्हें हाईजैक करके वापस ये इसे लीबिया की ओर लेके गए थे सब। अब ये लोग लीबिया क्यों ले गए थे? तो भाई देखिए, यहाँ से ये उड़ान भरी थी एथेंस से, इसको घुमा के ये लोग लीबिया लाए। लोग लीबिया में ये लोग पेट्रोल भर लिए, फ्यूल उसका भर लिए। ये लोग चाहते तो इस जहाज को लीबिया में ही रोक सकते थे, लेकिन लीबिया से हटा के ये लोग इसे युगांडा लेकर आए थे। युगांडा आपको बताना चाहिए कि युगांडा के पास कौन सा ऐसा झील है। आप क्वेश्चन करके कमेंट में आंसर बताइएगा। ये झील अक्सर क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस झील से 3 देशों की सीमा लगती है। आप कमेंट करके आंसर दीजिएगा। तो ये जो है युगांडा लेके आ गए थे। लीबिया में इसलिए नहीं रखे क्योंकि इजराइल से लीबिया काफी करीब है। इजराइल यहाँ पे मिस्र पार करेगा तो लीबिया आ जाएगा, तो यहाँ पर हमला हो सकता था, इजराइल वहाँ हमला कर सकता था। दूसरा एक और रीजन है कि लीबिया पेट्रोल बहुत देशों को बेचता है, तो जब बेचता है तो बहुत देशों से रिलेशन भी है, तो उसके दबाव में ये यहाँ पर कुछ खास आतंकवादियों की मदद नहीं कर सकते थे। इसलिए इनको लिए सबसे बेहतरीन जगह था युगांडा अफ्रीका के बीच में था और यहाँ के जितने देश थे वो इजराइल से नफरत करते थे, इसलिए यहाँ पे आ सकता है। और ये इजराइल से 4000 किलोमीटर दूर था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इजराइल यहाँ हमला करने के लिए सोचता है तो उसे 4000 किलोमीटर आना पड़ेगा, फिर 4000 किलोमीटर जाना पड़ेगा, यानी 8000 किलोमीटर की दूरी। इसने में कोई भी कमांडो ऑपरेशन लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि 8000 किलोमीटर चलने के बाद कोई भी कमांडो थक जाता है। लेकिन यहाँ जैसे ये लोग अभी युगांडा लेके गए, युगांडा इनके लिए सबसे अच्छा इसलिए था क्योंकि युगांडा का उस समय सैनिक तानाशाह जो था इती अमीन था। ये इती अमीन इजराइल का पहले दोस्त था, लेकिन ये इजराइल से एक फाइटर जहाज खरीदना चाहता था, जिसको इजराइल ने मना कर दिया था, जिस वजह से ये इजराइल से बदला लेना चाहता था। ये अपने दुश्मनों का सर काट के उसको फ्रीज में रखा करता था। ऐसा कहा जाता था कि ये मानव के मांस को खाना पसंद करता था, लेकिन इसकी कहीं पे भी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि ये ज्यादातर इसे फेक ही बताया जाता है, लेकिन ये बहुत ही क्रूर और सनकी शासक था। इसका आंख, नाक, कान, मतलब एकदम समझिए कि देख रहे हैं इसको, अजीब टाइप का है। यहाँ पर इसको तो भारत में देख के अगुआ भाग जाएगा यहाँ पर, तो इतना अजीब टाइप का है ये, उतना ही ये क्रूर था। तो जब ये युगांडा में प्लेन हाईजैक हुई थी, लैंड किया गया था, तो ये युगांडा के उन हाईजैकर्स के पास मिलने चला गया और मिलने के बाद ये अफ्रीकी एकता संगठन की बैठक उस समय मॉरिशस हो रही थी, तो ये युगांडा से चला गया था मॉरिशस और इसने अपने सैनिकों को उन आतंकवादियों की सुरक्षा में लगा दिया जिन आतंकवादियों ने प्लेन को हाईजैक करके लाए थे। प्लेन को हाईजैक करके ये लोग एंतवे एयरपोर्ट पर लाए, युगांडा के एंतवे एयरपोर्ट पर। एंतवे एयरपोर्ट पर जैसे लैंड किया गया तो यहाँ पहले से आतंकवादी बैठे थे। जो 4 आतंकवादी वहां चढ़े थे, जहाज को हाईजैक किए, उसमें 2 फिलिस्तीनियन थे और 2 जर्मन आतंकवादी थे। अब आप कहेंगे कि जर्मन आतंकवादी और फिलिस्तीनी का मतलब क्या? देखिए, फिलिस्तीन भी इजराइल से नफरत करता है और जर्मनी में जो यहूदियों के लिए तो सबसे खतरनाक जर्मनी ने ही किया था, तो दोनों का कॉमन दुश्मन था। इसलिए वो 4 हाईजैक करके आए थे और 5 यहाँ पहले से वेट कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि युगांडा इनके लिए पूरी तरह से प्ली प्राण जगह था युगांडा में। अब जब यहाँ लैंड किया गया तो इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि जो यहूदी थे, यहूदियों को ये लोग अलग रखते गए, अलग कमरे में रख दिए और बाकी जो अन्य देश के नागरिक थे उन्हें अलग कमरे में रख दिए। अब इन लोगों ने धमकी देना चालू किया कि हमको $5 मिलियन पैसे चाहिए, जो फिलिस्तीनी कैदी में हैं, मतलब इजराइल के जेलों में हैं, उन्हें रिहा कीजिए और अलग अलग देशों में जो हैं उन्हें भी रिहा कीजिए। अब इसमें इजराइल को मौका मिल गया नेगोशिएट करने का कि भैया जो हमारे देश में हैं फिलिस्तीनी जो कैदी, हम तो उन्हें रिहा कर देंगे, लेकिन आप हमें कुछ समय दीजिए, हम दूसरे देशों से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। यही यहाँ पर इजराइल के लिए मौका मिल गया ताकि वो कुछ काम को कर सके, प्लानिंग को कर सके। और ये लोग जो इजरायली थे, इजराइल के यानी यहूदी धर्म के रहने वाले थे, उनको पकड़कर एक अलग बिल्डिंग में रख दिया और बाकी देश के नागरिकों को इन लोगों ने छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अगर दूसरे देश के नागरिकों को भी रखेंगे तो दूसरे देश भी कमांडो कार्रवाई के लिए सोचने लगेंगे। इसलिए आतंकवादियों ने तो दिमाग लगाया ये सोच के कि बाकी देश को छोड़ देंगे तो बाकी देश कहेगा हमको क्या मतलब है दूसरे के चक्कर में पड़ने का। लेकिन यही इन लोगों से सबसे बड़ी गलती हो गई। जैसे ये इन लोगों को छोड़े तो यहाँ ये लोग प्लानिंग कर रहे थे कि वहाँ पर हमला करने के लिए। आतंकवादियों को लग रहा था कि ये लोग नेगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके यहाँ वार रूम में पूरी तरह से लड़ाई की तैयारी हो रही थी। मोसाद को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई थी कि भैया तुमको कैसे भी करके इसको बचाना है। तो जैसे आतंकवादियों ने जिन लोगों को छोड़ा था
तो मोसाद के पास युगांडा के एंतेवे एयरपोर्ट की कोई जानकारी नहीं थी कि उन्हें कहाँ रखा गया है। लेकिन जब ये लोग बंधक वापस आए थे, जो अन्य देश के नागरिक थे, उन्होंने बता दिया कि वो लोग जो हैं वो क्या किए हैं, जो यहूदी हॉस्टेज हैं यानी जो बंधक बनाए गए हैं, उन्हें रनवे से 2 किलोमीटर दूर एक दूसरी बिल्डिंग में रख दिया गया। ये बहुत ही काम की न्यूज़ हो गई मोसाद के लिए। और इसके लिए सबसे अच्छा काम ये हो गया कि जो एंतेवे एयरपोर्ट है उसे बनाने का काम एक इजरायली कंपनी ने किया था। और ये इजरायली कंपनी के पास पूरी तरह से नक्शा था कि एंतेवे एयरपोर्ट कैसे है, पुराना वाला जो टर्मिनल है जो 2 किलोमीटर दूरी पर है उसका रास्ता कैसे है। तो इसका मतलब ये था कि अब इजरायली कमांडो जो मोसाद के थे, इन लोग के पास पूरी तरह से इनपुट आ गया था। अब ये लोग हमले के लिए तैयार थे। आतंकवादियों ने 4 जुलाई का लास्ट डेट रख दिया था कि आपको 4 जुलाई को हमको कैसे भी जवाब देना है। जबकि ये जो घटना थी ये 27 जून 1967 को जहाज हाईजैक किया गया था। अब 4 जुलाई लास्ट डेट था, इसलिए इन लोगों ने 3 जुलाई को प्लान बनाया कि हमें एंतेवे एयरपोर्ट पर जाके अपनी जहाज़ों से हमला करना है और लेकर आना है। और इन्होंने 3 जुलाई को रात 1 बजे का टाइम चुना, क्योंकि उस समय लगभग ज़्यादातर सुरक्षाकर्मी सो रहे होंगे थक कर। ये 5 जहाज़ों को लेके गए, जिसमें आगे के 3 जहाज़ों में कमांडो बैठे हुए थे। एक जहाज़ खाली था जो ये सुनिश्चित करता कि ये कमांडो जब उतरेंगे तो वहाँ ढूंढ देंगे लोगों को। और ये खाली इसलिए गया था कि ये जो जहाज है, बाकी जो पैसेंजर वहाँ पे फंसे हुए हैं उन लोगों को ये वापस ले आ सके। और एक जो पीछे वाला जहाज था, इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम था, मेडिकल फैसिलिटी थी कि अगर कोई कमांडो बीमार पड़ता है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होंगी, ये पीछे वाले में। इसमें केनिया ने साथ दे दिया इजराइल का। ये है हम युगांडा के बगल में है केनिया ने एक जहाज को रुकने की अनुमति दे दिया कि यहाँ आप रुक जाएंगे, जाके कोऑर्डिनेट कर लेंगे। अब इन लोगों को सबसे बड़ा दिक्कत यह था कि युगांडा इतना इंटीरियर एरिया में था, अगर जहाज रडार में आ जाएगी तो कोई भी देश इंफॉर्मेशन दे देगा कि यहाँ पर ये इजरायली आए हैं। तो इन्होंने दिमाग लगाया, ये लाल सागर के ऊपर से उड़ान भरते हुए जिबूती से क्रॉस मारे और यहाँ से ये लोग इस तरह से एंट्री मारे। और इनकी जो जहाज़ें थीं ये समुद्र तल से महज 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही थी। इतने नीचे उड़ान भरने वाले जहाज़ों को रडार भी पकड़ नहीं सकता है। और ये बहुत ही खामोशी से निकले और रात 1 बजते बजते युगांडा के एंतेवे एयरपोर्ट पर ये जहाज़ एंट्री मार दिए सब। लेकिन इतनी दूर तक का सफ़र करने के लिए 4000 किलोमीटर तक जहाज़ जा सकती है, लेकिन 4000 किलोमीटर वापस नहीं आ सकती है 8000 किलोमीटर की दूरी बिना फ्यूल भरे। इसलिए इसे रास्ते में रीफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती, जो इसे रास्ते में ही रीफ्यूलिंग कर दिया गया था। रास्ते में जब ये रीफ्यूलिंग कर दिया गया, उसके बाद जब ये युगांडा एयरपोर्ट पर उतरे तो इन्हें इस बात का डर था कि कहीं युगांडा के एंतेवे एयरपोर्ट की रनवे की लाइट्स तो बंद नहीं है, क्योंकि अगर लाइट बंद रहेगी तो रात में लैंडिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन्हें ट्रेनिंग इस तरह से देके भेजा गया था कि ये रात में लैंडिंग करा सकते हैं, वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट था। लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती अगर लाइट बंद थी। लेकिन इस वजह से ये लोग अपने साथ टॉर्च वगैरह भी लेके गए थे। तो ये रनवे की लाइट जल रही थी, ये लोग यहाँ पर लैंड किए। जैसे ये लोग लैंड किए तो इनको खुफिया एजेंसी को ये पता था कि इनका राष्ट्रपति जो है ईदी इमाम वो कहाँ है, अभी विदेश में है। अब वो जब विदेश से आएगा तो इन्होंने इस तरह से जहाज़ की डिज़ाइनिंग की जैसे उन लोगों को लगा कि इनका ईदी इमाम ही मतलब उनका खुद का राष्ट्रपति वापस आ रहा है। इन लोगों ने ईदी अमीन की तरह ही एक गाड़ियों को रखा। ईदी अमीन काले रंग की मर्सिडीज में चलता था। जैसे उसकी गाड़ियां जहाज लैंड करती थी, पीछे से उसमें मर्सिडीज निकलती थी, रेंज रोवर गाड़ियां निकलती थी। तो इन लोगों ने भी यही डिसाइड किया कि काले रंग की मर्सिडीज निकलेगी, उसमें जो आदमी बैठेगा वो भी मोटा तगड़ा हट्टा कमांडो को बैठाया गया जो लगभग ईदी अमीन की तरह ही दिखता था। इससे क्या हुआ कि जो युगांडा के सैनिक थे एयरपोर्ट पर ड्यूटी कर रहे थे, अब ये सैनिकों को थोड़ी ना पता रहता है कि राष्ट्रपति आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तुम एयरपोर्ट पे ड्यूटी कर रहे हो, करो ना चुपचाप। यहाँ पे सबको थोड़ी पता होता है किसका जहाज लैंड किया। तो उन लोग को लगा कि नहीं भैया हमारे राष्ट्रपति का ही लैंड किया होगा। लेकिन इन लोगों से एक गलती हो गई। लैंड रोवर जो गाड़ियाँ थी इसमें तो कमांडो भरे थे, लेकिन जो ब्लैक कलर की मर्सिडीज थी ये जो ईदी अमीन यूज करता था, कुछ ही महीने पहले ईदी अमीन ने ब्लैक कलर से चेंज करके वाइट कलर की मर्सिडीज ले लिया था। अब इससे एक कमांडो को शक हो गया जो वहाँ पर एयरपोर्ट पे ड्यूटी कर रहा था, उसने लगा इस पर गोली चलाने के लिए। तो ये लोग भी भाई साहब तैयार बैठे थे, इनके पिस्टल्स में साइलेंसर लगे थे जो आवाज़ नहीं करते थे। 3 गोली मारा, भेजा में उड़ गया, वहाँ पर सन्नाटा हो गया। और ये लोग क्या किए, लैंड जैसे ये सब मार धाड़ चालू हुआ
तो वहाँ पर सबसे पहले एयरपोर्ट जो था उसकी लाइट्स बंद कर दी गई। तो एक जहाज़ तो लैंड कर गया था, लाइट जैसे बंद कर दी गई तो इसमें से कमांडो निकले, कुछ कमांडो अपनी पोजीशन ले लिए और कुछ कमांडो जो थे, रनवे की लाइट्स जो बंद हो गई थी तो इसको चालू कैसे किया जाए, तो चालू कैसे करेंगे, तो ये लोग अपने लिए बहुत हाई पावर का टॉर्च लेके गए थे जो रनवे के साइड में जला दिए, जिससे कि बाकी के जो जहाज़ थे 3 जहाज़ वो भी लैंड कर गए। अब जब ये जहाज़ लैंड किए तो इसमें इतने ज़्यादा कमांडो निकले सब, और हर कमांडो को प्री प्लान तरीके से पता था क्योंकि उन्हें रनवे की, एयरपोर्ट की हर चीज़ की डिजाइनिंग पहले पता थी क्योंकि इस रनवे को इजरायली कंपनी ने ही बनाया था। अब इसके बाद जो वहाँ पे युगांडा के सैनिक ड्यूटी कर रहे थे, इन लोग के ऊपर ये जो सैनिक थे, जो कमांडो आए थे इजराइल के, मौत बन के टूटे। इनका सबसे ज़्यादा काम किया इनका स्नाइपर वैसे सैनिक होते हैं जो वार एरिया से थोड़ा पीछे छुप जाते हैं, इनको कोई नहीं देखता है, ये किसी भी हलचल पे गोली चलाने लगते हैं। तो स्नाइपर्स ने जहाँ जहाँ उनके कमांडो थे, युगांडा के सैनिक थे, सबको मारना चालू कर दिया। अब इन लोग के लिए सबसे बड़ा दिक्कत था कि रनवे पे जहाँ गाड़ी रुकी थी वहाँ से 2 किलोमीटर दूर का एरिया था जहाँ पर उन हॉस्टेजों को रखा गया था। अब यहाँ देखिए, यहाँ रनवे पे गाड़ी इनकी जहाज़ रुकी हुई है और इस बिल्डिंग में यहाँ पर था, तो इन लोग को यहाँ से कमांडो को भाग के आना था, यहाँ से इन लोग को निकालना था जो यहूदी हॉस्टेजेस को रखा गया था। अब ये लोग जैसे ही टर्मिनल में एंट्री किए, अंधाधुंध गोली मारते एंट्री किए। रात 2 बजे जो बंधक बनाए गए थे वो खुद ही डर गए लोग, ये एंट्री किए, युगांडा के सैनिकों को मार धार के मौत के नींद सुला दिया यहाँ पर। और ये लोग हिब्रू भाषा में बोल रहे थे कि हम इजराइल के सैनिक हैं, ज़मीन पर लेट जाओ, हम इजराइल के सैनिक हैं, ज़मीन पर लेट जाओ, हम तुम्हें बचाने आए हैं। हिब्रू भाषा यहूदियों की एक भाषा है जो उनकी अपनी भाषा है, इजराइल की भाषा है। तो हिब्रू भाषा में जब ये लोगों ने सुना तो जो भी थे उन लोग को बहुत तसल्ली मिली कि हमारी कमांडो यहाँ पहुँच गए हैं। और वो लोग क्या किए, सारे बंधकों को बचा लिए। और इन बंधकों को बचाने के बाद इनमें कुछ बंधकों को गोली भी लग गई, क्रॉस फायरिंग में कुछ लोग जमीन पर नहीं बैठे, इधर उधर भागने लगे तो 1-2 को गोली भी लग गई थी, लेकिन सारे के सारे वहाँ पे सैनिक मार दिए गए थे। अब एयरपोर्ट पर कब्जा था तो इजराइल का, इजराइल ने जैसे जल्दी जल्दी वहाँ के कमांडोज जो थे वो इन सैनिकों को भरने लगे। तब तक उनकी नज़र वहीं पर पड़े MiG-21 जहाज़ों पर पड़ी। ये MiG-21 जो जहाज़ थे ये बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पे थे, वहाँ लगभग 11 MiG-21 जहाज़ थे। जो ये MiG-21 जहाज़ इन इजरायली कमांडो के लिए यमदूत साबित होते, क्योंकि अगर ये कमांडो ऑपरेशन खत्म करके वापस जाते तो इनके पास हरकुलियस जहाज था जो ट्रांसपोर्ट जहाज था, बहुत तेज नहीं भाग सकता था। पीछे से जब युगांडा की एयरफोर्स आती तो वो इन्हें रास्ते में मार के खत्म कर सकती थी, इनके ऑपरेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए ये लोग हैंड ग्रेनेड और ब्लास्ट से बम लगाकर इस पूरे के पूरे यहाँ पर MiG-21 जहाजों के पूरे स्क्वाड्रन को ही तबाह कर दिया। और इसके बाद ये लोग सारे जितने वहाँ पर बंदी बनाए गए थे उनको वो जो एक्स्ट्रा चौथा जहाज था जो खाली लाए थे लोग, उसमें ये लोग भरना चालू किए थे लोग। और सारे हॉस्टेजेस को इन जहाज़ों में भरकर और इनको जल्दी जल्दी मैसेज भेज दिया गया इजराइल में कि हम लोग इन्हें क्या कर रहे हैं, अब जहाज़ों में भर रहे हैं, हम यहाँ से निकलेंगे। इस पूरे ऑपरेशन की ग्राउंड कंट्रोलिंग थी योनातान नेतन्याहू के पास। योनातान नेतन्याहू पूरे मिशन को वहाँ ग्राउंड पर कंट्रोल कर रहे थे। वो सारे हॉस्टेजेस को, सारे जितने बंधक थे उनको जल्दी जल्दी जहाज में बैठाएं, अपने एक एक सिपाही को, अपने एक एक अफसर को जहाज में बैठाएं। और सबसे लास्ट में योनातान नेतन्याहू गए, लेकिन योनातान नेतन्याहू को लास्ट जाते जाते उन पे एक गोली लग गई थी, जिस गोली लगने की वजह से योनातान नेतन्याहू की मौत रास्ते में ही हो गई। ये लोग सुरक्षित निकल चुके थे, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन का जो फील्ड इंचार्ज था वो सबसे लास्ट में गया था, जिस वजह से उसे गोली लग गई और वह रास्ते में शहीद हो गया। योनातान नेतन्याहू मृत्यु हो गई। ये बचपन से ही बहुत ही बहादुर थे। योनातान नेतन्याहू की मृत्यु के बाद उनका भाई जो थे उन्होंने कहा कि मैं भी अपने देश की सेवा करूंगा, और बड़ा होकर यही जो लड़का है योनातान नेतन्याहू का भाई, ये बड़ा होकर बेंजामिन नेतन्याहू बना। और आज ये लोग सोचते हैं इजराइल के जो दुश्मन बने हैं जो बेंजामिन नेतन्याहू छोड़ देगा इन्हें। अरे इसने अपने भाई को गंवाया है, और दिलेरी देखिए पूरे महाद्वीप को पार करके ठोक कर आया वहां पर, उसके देश में घुसकर और मार के लेकर वापस आ गया। जब ये लोग इजराइल पहुंचे तेल अवीव, तो इनका बहुत ही गर्मजोशी से
स्वागत किया गया। और ये इतिहास गवाह हो गई इतने बड़े कमांडो कार्रवाई की। कोई सोच नहीं सकता था कि दुश्मन के घर में घुस के उसके एयरफोर्स को मार के, एयरपोर्ट पे सिपाहियों को मार के, एयरपोर्ट एक काफ़ी सुरक्षित जगह माना जाता है, और उसको मार के आ गया। इसके बावजूद इजरायली गवर्नमेंट ये चाहती थी कि दुनिया को यह दिखा दिया जाए कि युगांडा के जो सैनिक शासक थे इदी अमीन, इन्होंने ही इजराइल का साथ दिया। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ के शासक जो थे इदी अमीन, इनको फ़ोन किया कि हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। तो इस तो ओवर कॉन्फिडेंस में था इदी अमीन, इसको लगा कि धन्यवाद देते हैं मतलब कि हमसे कोऑर्डिनेशन की उम्मीद कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा सुनो, एक काम करो, जो आतंकवादी कर रहे हैं बात मान लो, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अरे मौका तोरा पता है, तुम्हारी रहते हुए तुम्हारे एयरफोर्स को धो के चल गया है सब, वो लौट गया है सब, और वहाँ से फ़ोन कर रहा है। इसके जो अफसर थे, जो इनके कमांडर थे, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि आतंकवादियों को सुरक्षा देना है, इजराइल के बंधकों को बंधक बना के रखना है, सब मर चुके थे। और इनके मिलिट्री के जो जनरल ब्रिगेडियर थे, उन्हें डर लग रहा था कि कैसे बताएंगे कि हम लोग के रहते हुए थूर के वो चल गया यहाँ पर। तो इनको लगबे नहीं किया यहाँ पे। बाद में जब खबर पहुँची इदी अमीन के पास तो पता चला ससुरा वो तो धो के चल गया है सब। इस पूरे ऑपरेशन में मोसाद की ज़बरदस्त इंटेलिजेंस दुनिया के सामने आई। 20 युगांडा के कमांडो सैनिक वहीं एयरपोर्ट पर मार दिए गए, जो 4 आतंकवादी थे वो भी मार दिए गए। इसमें क्रॉस फायरिंग में 4 बंधक भी मारे गए थे, एक अन्य महिला भी मार दी गई। बाद में 120 लोगों को बचाकर लाया गया तेल अवीव, इजराइल के सबसे बड़े शहर में। लेकिन एक महिला को बाद में उन लोगों ने मार दिया। उस महिला का नाम था बोरा ब्रोच। डोरा ब्रोच जो थी, वो जब बंधक बनाया गया था तो उस समय ये बीमार पड़ गई थी। तो इन्हें एयरपोर्ट से उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जो मोसाद को पता नहीं था। हमको लगता है कि अगर ये बात मोसाद को पता रहती तो वो एयरपोर्ट के बाद फिर वो हॉस्पिटल गए रहते सर, और वहाँ से मार के ले आए रहते सर वहाँ पर। लेकिन उनको ये पता नहीं थी, ये बात बाद में पता चली। और तब तक ये ससुर आया इदी अमीन, तो पता चला कि सब तो मार के लेके चल गए सर। तो ये इस महिला को जितना औकात रहेगा उतने आदमी काम करेगा। इस महिला जो बीमार थी, हॉस्पिटल में से खींच के गोली मार दिया गया उसको। अपने को बहुत बड़ा बहादुर समझता है। और बताइए, इतना खतरनाक है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। दुनिया में वो सबको खोज खोज के मारती है। मोसाद का ये ऑपरेशन यहीं ख़त्म नहीं होता है। इसके मास्टरमाइंड को ढूंढना अब मोसाद का काम था। इसका मास्टरमाइंड आगे जाके सऊदीया में छुपा हुआ था। अचानक एक दिन तबीयत खराब हुई इसकी, वो मर गया। पता चला जहर खाने से मौत हुई। इजराइल ने कभी नहीं कहा कि हमने मारा है, लेकिन वो किसी को नहीं छोड़ा इजराइल। और 2 कौड़ी को आतंकवादी लोग, जो बच्चा वाला है सर, एगो तीन सा बम फोड़ के इजराइल को कहता है सर ये तो टेलर है। हाँ भैया, ये टेलर है। फिल्म तो इजराइल की मोसाद दिखाएगी और भारत की उसमें साथ देगी रॉ एजेंसी। क्योंकि जो दिल्ली में ब्लास्ट किए हो ना, तो भाई साहब हमारी सरजमीन का प्रयोग, भारत की पवित्र धरती का प्रयोग आप आतंकवादी घटनाओं के लिए मत करिए यहाँ पर। और करेंगे तो फिर थुरा के जाएंगे यहाँ पर। और नहीं समझ में आता है तो देख लीजिए यहाँ पर। एक बात और भाई, हम एक पिछली वीडियो में हम अपने चाचा जी को सजाए थे। सोचिए हम कितना मेहनत से चाचा को सजाए थे। आप बताइए, हमारा कोई कहेगा कि किसी ब्यूटिशियन ने नहीं सजाया है? इतना बेहतरीन इनको सजाए। अब इस चाचा के कुछ भक्त लोग पाकिस्तान से भड़क गए, हमरा धमकी देने लगा, ए मास्टर साहब ये कर देंगे वो कर देंगे। तो भाई साहब, आप धमकी अपने पास रखिए। आप लोग, ये हिंदुस्तान है, लाहौर नहीं कि यहाँ पे आके कुछ लुंगी पहन के बम फेंक के चल जाएंगे। इंडिया है इंडिया। यहाँ से सिकंदर भी ठोका के गया है वापस, समझ में आया? तो भाई आप लोग, हम आपकी बेइज्जती काहे करेंगे? चाचा आप समझिए, आप जैसे चाचा की इज्जत हमारे यहाँ मिर्ज़ापुर मूवी में होती है, समझ में चाचा? आपकी तो इज्जत आपके खुद के देश में नहीं होती है। आपको लोग गुंडा कहते हैं, मवाली कहते हैं, आपके अपने देश के लोग संसद में बैठ के। तो हम लोग क्या करेंगे भाई? हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के हैं। लेकिन आप हमको पूछिएगा तो हम लोग थोड़े ना कहेंगे भाई आप इस सब चीज़ को छोड़िए, देश में आपकी गरीबी को दूर कीजिए, शिक्षा को बढ़ाइए। कोई दिक्कत है शिक्षा में तो बोलिए, हम लोग एप्लीकेशन पे आप लोग को पढ़ा देंगे लोग, ठीक है? बुरा नहीं मानिए, अपने लोगों को समझाइए कि इस सब पे ध्यान दे, पढ़ाई लिखाई पे। जीडीपी गिर रही है वहाँ पे, समझ में आ गया? ये सब लिपस्टिक विपस्टिक ठीक लग रहा है। अब इन लोग को कौन समझाए भाई साहब? खैर आप समझे होंगे इजराइल का कितना खतरनाक तांडव था। इजराइल के जो आतंकवादियों को पीटने का, जो आतंकवादियों को सबक सिखाने का इजराइल का जो तरीका है, पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक है। हमें लगता है कि भारत को भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगल बगल के जितने देश हैं वो भारत को हनुमान जी का प्रसादी समझते जा रहे हैं। सब समझे में नहीं आ रहा है कि हनुमान जी जिस दिन भड़केंगे ना, वो लंका जलाए तो तू लोग को भी जला देंगे। आई होप आप इस टॉपिक को तो समझ गए होंगे। अब म्यांमार में एक नया तख्ता पलट हुआ है जो भारत के लिए एक सरदर्द है। नेक्स्ट वीडियो में हम उस तख्ता पलट को समझाएंगे और ये भी बताएंगे आंग सान सू की कितनी जरूरी है भारत के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।